मुल्ला नसीरुद्दीन की चाल ने दरबार में हंसी की आग लगा दी। दरबार की कचहरी के ऊंचे गुंबद तले हमेशा कुछ न कुछ चलन होता रहता था। राजनीति की गड़बड़ियां, दरबारी घमंड और कभी कभी किसी अद्भुत किस्से की गूंज जो सारी हवा में बदल कर रख देती। उस दिन भी हर कोई अपने अपने अंदाज में व्यस्त था। कुछ शाहूकार अपने व्यापार के सिलसिले में, कुछ दरबारी अपनी पीठ थपथपाने की तैयारी में, और रियासत के कुछ छोटे मोटे अधिकारी अपनी सूक्ष्म छोटी छुपी दिक्कतों को हल करने की जुगत में। मगर आज दरबार में जो आग लगी वो तलवारों की नहीं थी, हंसी की आग थी। और उसे लगाने वाला था मुल्ला नसीरुद्दीन, जिसकी चाल और बातों में एक अलग ही जादू था। मुल्ला नसीरुद्दीन गांव का वो बुजुर्ग हाजिर जवाब नागरिक था, जो सादगी में भी शय और बुद्धिमत्ता समेटे रहते। लोग कहते थे कि मुल्ला का दिमाग सुई की तरह नुकीला था। अक्सर किसी भी गंभीर बात को एक लघु हंसी में बदल देने का काबिलियत थी। आज मुल्ला अपनी परंपरागत टोप और घनघोर दाढ़ी के साथ दरबार पहुंचा। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे हर कदम उसे दरबार के हव्य वातावरण के साथ बतियाना आता हो। दरबार के बीचों बीच जहां पंडित, अफसर और मंत्री बैठे थे, वहीं अकबर राजा ने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। राजा का चेहरा आज गंभीर था। राज के हालात और प्रदेश की हवाएं दोनों कुछ उलझन भरी थी। अकबर के बगल में वीर, मंत्री और कुछ विद्वान बैठे थे। मुल्ला के आने पर कुछ दरबारी हल्के फुल्के शोर से हंस पड़े, क्योंकि मुल्ला के आने का मतलब था किसी किस्से या नटखट उत्तर की संभावना। मगर आज की बात कुछ और थी। मुल्ला ने चुपचाप राजा का हाथ छुए बिना ही दाया तरफ एक कोने वाली सीट पर बैठकर अपनी पगड़ी ठीक की और अपनी आंखें दरबार की शान शौकत पर टिका दी। दरबार की सभा में थोड़ी देर के बाद मुद्दा उठा, किसी उत्सव का आयोजन, करों की समस्या और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज पूरा दरबार परेशान कर रहा था। राजस्व के रीति रिवाजों में कुछ असमंजस पैदा हो गया था। किसी गांव के किसान ने दावा किया था कि उसकी फसल पर राजा का कर अधिक लगाया गया, जबकि कर की गणना के नियम स्पष्ट थे। इस तरह के मामलों में राजा अक्सर सीधे न्याय दिलवाने का आदेश देते। अकबर ने कहा कि किसान को बुलाओ, उसकी बात सुनो और कानून के हिसाब से निर्णय करो। किसान लाया गया, सादा और दुख भरा चेहरा, कपड़े धुले छिले, आंखों में आशा और भय दोनों समंदर के रूप में। उसने अपनी बात बताई। उसकी फसलों से वो कहते हैं कि ज्यादती कर लगाकर ले गए। दरबार में बहस छिड़ी। वकील, लेखाकार और कर अधिकारी अपने अपने तथ्यों के साथ आ खड़े हुए। बहस बढ़ती ही जा रही थी। मुल्ला ने एक कोने से ये तमाशा देखा, फिर धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और राजा से अनुमति मांगी। अकबर ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, मुल्ला, बताओ। मुल्ला ने नम्रता से कहा, हुक्म करो कि इस किसान की बात सुन ली जाए। राजा ने संकेत किया। किसान ने फिर से अपनी दुर्दशा बयान की और मुल्ला ने सुनते सुनते अपने सर पर हाथ रखा, सोचने वाले चेहरे के साथ। अचानक ही उसने कहा, महाराज, मैं इस पर एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं, ताकि सबको साफ समझ आ जाए कि कर कितना उचित है और क्या किसी से अनुचित लिया गया। दरबार के कुछ लोग हैरान हुए, क्योंकि साधारण तौर पर ऐसे मामलों में फैसले दरबार के नियमों और दस्तावेजों से होते थे। मगर मुल्ला ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ कहा, है ना महाराज? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कहोगे क्या मुल्ला? मुल्ला ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, मैं ये चाहता हूं कि हम इस कर के साहब के पास जाकर उसे ऐसा कर दें कि वो समझ जाए कि गणना कैसे होती है। सभी ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? मुल्ला ने कहा कि वे सभी लोगों की सहमति से खेत की नाप करेंगे, पर नापने का तरीका कुछ अलग होगा। उसने कहा कि पहले किसान अपनी जमीन का नाप बताए, फिर उसी जमीन पर राजा के कुछ दरबारी पानी की मुमकिन हद तक पानी भरकर एक बांध बनाएंगे और बाद में उस पानी से खेत की नाप की जाएगी। यदि पानी सिर्फ उसी जमीन को भिगोने में लग गया तो कर वैसा ही ठीक है,
और यदि पानी और भी हिस्सों तक चला गया तो करों में कटौती जरूरी होगी। दरबार के कुछ लोगों ने कहा कि यह विधि हास्यास्पद है, किंतु मुल्ला की आवाज में जो सहजता थी और जिस तरह उसने जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा, उससे अकबर को भी विश्वास हुआ कि मुल्ला की योजना में कोई शरारत तो है, पर शायद उसके पीछे भी कोई सच छिपा है। पल भर के भीतर दरबार ने व्यवस्था की। किसान के खेत का नाप लिया गया और मुल्ला के निर्देशानुसार समय समय पर कुछ दरबारियों ने पानी बांधकर खेत पर बहा दिया। पानी खेत के कुछ हिस्सों में बैठ गया और कुछ भागों से निकल गया। वस्तुतः यह प्रयोग पूरी तरह अभिनय जैसा था। मुल्ला ने पहले से ही जान लिया था कि कर अधिकारी कैसे चाल चलते हैं और वह इसे सबके सामने उजागर करना चाहता था। जब पानी ने कुछ हिस्सों को धंसा दिया और कुछ हिस्सों को छोड़ दिया, तब मुल्ला ने कहा कि जो हिसाब सही है वो वही है जो जमीन की वास्तविक उपयोगिता पर आधारित है, न कि कागजी आंकड़ों पर। दरबार के कुछ लोग अब गंभीर हुए, क्योंकि मुल्ला की चाल में घुमावदार व्यंग्य था। उसने कहा, देखिए महाराज, पानी ने कहाँ रुका और कहाँ नहीं, वही असली धरातल की कहानी कहता है। वैसे ही कर अधिकारी जो कागज पर फरारिया बनाकर गांव वालों से ज्यादा कर लगाते हैं, वे असल में इस पानी की तरह हैं। कभी जहां होना चाहिए वहां रुकते नहीं, बस बहकर चले जाते हैं। हंसने वाली बात यह थी कि किसान के दुख ने थोड़ी सी हल्की हंसी में ढलते हुए दरबारियों के चेहरों पर प्रश्न चिन्ह छोड़ा। मगर मुल्ला की कॉमिकता यही समाप्त नहीं हुई। उसने दरबार के वरिष्ठ कर अधिकारी को बुलाया और कहा, अब हमारी अगली कला क्या है? इसी कर की गणना का असली तरीका निकालना। कर अधिकारी ने गर्व से कहा कि नियम स्पष्ट है। कितने मन, कितने दाना, राशि कितनी, दस्तावेज और रजिस्टर सब कुछ लगता है। मुल्ला ने झट से कहा, ठीक है, तो क्या आप मुझे भी वो रजिस्टर दिखाएंगे? अधिकारी ने मनमानी हालत में एक मोटा रजिस्टर निकाला। मुल्ला ने उसे उठाकर जनता के सामने खोल दिया, पर रजिस्टर तो खरोंचे हुए अंकों, उलझे हुए नामों और यहां वहां दागों से भरा था, जैसे किसी ने उसे देखभाल न की हो। तभी मुल्ला ने रजिस्टर के बीच एक पन्ना निकालकर लोगों के सामने रखा। लेकिन वो पन्ना कोई साधारण पन्ना नहीं था। उस पर थे एक बड़ा सा चित्र, एक सुंदर बगिया की तस्वीर, जहां पेड़ परिंदे और नन्हे पत्ते थे। दरबार के लोग चौंक गए। मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, देखो, इस पन्ने पर बगिया है। क्या ये हमारे किसानों की मेहनत की तस्वीर नहीं है? पर यहां दाग और फलक के बीच कुछ पतले अक्षर लिखे हैं। यहां एक आदमी का नाम भी है और उसके ठीक नीचे एक और नाम लिखा है। यह सब कैसे हुआ? कर अधिकारी घबरा गया। मुल्ला ने जोर से कहा, यह रजिस्टर नहीं, ये एक खेल है। ये देखो। उसने रजिस्टर की और पन्नों को पलटना शुरू किया और जहां जहां कुछ गड़बड़ी मिली वो वहां ठहाका लगा देता, जैसे किसी ने मजाक कर दिया हो। धीरे धीरे दरबार में हंसी होने लगी, क्योंकि मुल्ला ने नहीं बल्कि सच्चाई ने धीरे धीरे मुख खोला था। उसने स्पष्ट किया कि कर की गणना केवल संख्याओं की नहीं होती, बल्कि लोगों की मेहनत, उनकी जमीन की वैल्यू और मिट्टी की हालत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर उसने सुझाव दिया कि गांव के प्रतिनिधि को लाया जाए और हिसाब बराबर से किया जाए। राजा ने आदेश दिया। जब गांव के बुद्धिमान वृद्ध आयो और अपने सूखे झुर्रीदार हाथों से जमीन की मिट्टी को चूमा, तभी मुल्ला ने दरबार के अंदर एक छोटी सी तमाशा रची। उसने कहा कि हर आदमी को जो कुछ बताया गया हो वही बताना चाहिए, परंतु वो बताएगा कि असल मिट्टी कैसी है। कुछ दरबारी मजे ले रहे थे, कुछ गंभीर थे, पर मुल्ला का अंदाज किसी पकड़ धाम के बिना सहजता से बात कर रहा था। अंत में अकबर ने आदेश दिया कि कर गणना की पुनः समीक्षा की जाए और जो भी अधिक लिया गया हो उसे वापस गांव वालों को दिया जाए। दरबार में कुछ लोग सहमत हुए, कुछ लोगों ने इससे मुंह बनाया। मगर ठीक उसी समय मुल्ला ने एक और योजना बताई। उसने कहा कि ये सब करने के बाद भी यदि प्रशासन में सुधार की जरूरत है तो हमें एक स्थायी आयोग बनाना चाहिए जो गांव के हालात को समय समय पर जांचता रहे। अकबर ने इस सुझाव को मान लिया।
पर असली तर्ज यहां था। मुल्ला ने यह सब संगठित करके दिखाया कि किस तरह सूक्ष्म और सटीक ऑब्जर्वेशन, निगाह के बिना बड़ी से बड़ी व्यवस्था भी फिसल सकती है। लोग उनके शब्दों पर हंसते हुए भी गंभीर होते गए। दरबार में जो कुछ हुआ वो केवल किसान की फसल का विवाद नहीं था, वो प्रणाली के उन छिपे हुए दोषों का खुलासा था जिन्हें आम तौर पर न देख पाने की जरूरत बनाई जाती थी। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मुल्ला ने दरबार के सबसे बड़े वकील, जो बहुतेरे कानून और किताबों का भारी ज्ञान रखता था, को एक सवाल पूछा। उसने कहा, अगर हम कानून को किताबों से उतारकर जमीन पर लाएं तो क्या वो सही अर्थ में कानून ही रहेगा? वकील ने तर्क दिया कि कानून वही होता है जो लिखित हो, पर मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी वो जो लिखा नहीं पर सही है, उसका मन कभी कभी बड़े बड़े अक्षरों से भी भारी हो जाता है। दरबार में यही बात फिर से एक लहर की तरह फैली। लोग हंसे और फिर सोचने लगे। मुल्ला की चालें केवल न्याय के बारे में नहीं थी, उसकी हंसी की आग में एक चेतावनी छिपी होती थी। सत्ता में बैठे लोग भूल जाते हैं कि उनके कदम किस पर पड़ते हैं, और जब ये भूल जाती है तो मुल्ला जैसी किसी असाधारण सी आवाज को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देती है। पर वही आवाज अक्सर सबसे ज्यादा तीक्ष्ण होती है। मनुष्यों के बीच सच्चाई का अंदाज कभी कभी व्यंग्य ही होता है। दरबार के समापन पर जब अधिकारी और मंत्री हटने लगे, तभी मुल्ला ने उठकर राजा से कहा, महाराज, आज इतना हवा फूंकना हुआ, पर एक बात बताइए, क्या आप मुझे आज शाम आपके महल के बाग में बैठाकर चाय पिलाएंगे? ये पूछताछ सरल थी, पर उसके शब्दों में वो आत्मीयता थी जो बड़पन में भी सहजता का भाव लाती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुम हमेशा ही अपनी सहजता से माहौल बदल देते हो। आज शाम आओ। जब मुल्ला दरबार से निकला तो लोग उसे घूर कर देखते रहे। कुछ लोग उसके वकीलों की बातों पर चर्चा कर रहे थे, कुछ चालाक अधिकारी ये सोच रहे थे कि किस तरह से रजिस्टर में सुधार किया जाएगा। मुल्ला ने गाव की और आंख उठाकर कहा, भाइयों, जो हमने आज किया वो तुम्हारे लिए एक खेल नहीं था, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल था। किसान की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों समाये हुए थे, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि उसका दर्द किसी ने सुना और समझा। कई दिनों बाद जब अकबर ने मुल्ला से मिलने का समय निकाला और अपने बाग की छाव में उसे बैठाया, तो दोनों के बीच एक साफ बातचीत हुई। अकबर ने कहा कि मुल्ला ने दरबार में जो तरीका अपनाया, उसने लोगों के मन की समझ को जागृत किया। मुल्ला ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वह तो बस एक बूंद भरने वाला था। सिस्टम की वो कमी और उस बूंद का असर ही असल विषय है। अकबर ने महसूस किया कि शासन में सुधार छोटे छोटे चेहरों और छोटी छोटी बातों में छुपा होता है, और यदि प्रत्येक छोटी छोटी चीज पर ध्यान दिया जाए तो बड़ा बदलाव आ सकता है। कहानी का मजा यही था कि मुल्ला नसीरुद्दीन की चाल ने दरबार में हंसी के साथ साथ सच्चाई की ऐसी चिंगारी जलाई जो सबको सोचने पर मजबूर कर दे। कुछ हफ्तों के भीतर ही कर रजिस्टरों का पुनरावलोकन हुआ। कुछ कर अधिकारी जिनके नाम पहले विवाद में आए थे, उन्हें सख्त निर्देश दिए गए और गांवों में कर की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई गई। लोगों ने महसूस किया कि हंसी भी एक दर्पण है जिसमें समाज के दाग साफ दिखते हैं। किसी ने सोचा कि मुल्ला की चाल सिर्फ मजाक थी, तो किसी ने उसे एक नीति निर्देशक भी माना। पर मुल्ला ने जानबूझकर कभी खुद को महान नहीं बताया। उसके लिए वो मुस्कान बस एक तरीका था, ताकि लोगों के कान खुलें और वे अपनी बातें ईमानदारी से सुन सकें। हवा में उसके शब्दों का असर धीरे धीरे फैलता रहा, जैसे किसी सूक्ष्म सी लहर जो पानी की सतह पर पड़कर बड़ी सी लहर बना दे। कई सालों बाद गांव में जब बच्चे खेलते और मुल्ला की कहानियां सुनते, तो बुजुर्ग बताते कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने कैसे एक दिन दरबार की गंभीरता को तोड़कर ऐसे सच बाहर निकाला कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उनके बच्चों को ये कहानी सुनाकर बड़े भी मुस्कुराते और कहानियां कहते कि सच्चाई का सामना हमेशा सादगी से करना चाहिए। कहानी का अंत इस तरह हुआ। मुल्ला की एक चाल, एक छोटी सी हंसी और एक बड़ा सा संदेश
कि न्याय केवल कागजों पर होना पर्याप्त नहीं है। उसे जमीन की खुशबू, किसान के पसीने और गांव की आहों में भी पता होना चाहिए। दरबार में जो हंसी की आग जली थी, वो सिर्फ एक पल की ताजगी नहीं थी। वो उस आग का रूप थी जो समाज के भीतर इंसाफ की लौ को जलाने में सक्षम थी। और इस तरह शब्दों के तुरत फुरत, मुस्कानों और सरल चालों के जरिए मुल्ला नसीरुद्दीन ने न केवल दरबार बल्कि पूरे राज्य के लोगों को ये सिखाया कि बदलाव आ सकता है। बस जरूरत है तो साहस की और कुछ गरम गरम हंसी की, जो रिश्तों को तोड़ने के बजाय जोड़ दे। मुल्ला ने दरबार में किया ऐसा सवाल कि सब हंस पड़े। दरबार की सुबह हमेशा किसी सधे हुए नाटक जैसी होती थी, सहज पर स्तरबद्ध। आज भी वही परंपरा थी। सिंहासन पर राजा विराजमान थे। उनके चारों तरफ मंत्री, दरबारी, वकील और कुछ विशिष्ट लोग अपने स्थानों पर बैठे थे। महल की ऊंची खिड़कियों से धूप आ रही थी और महल के विशाल हॉल में हल्की सी हवा का झोंका केंद्रीय दीपों को धीरे धीरे झुलसा रहा था। मगर आज की हवा में एक अलग-सा इंतजार था, क्योंकि मुल्ला नसीरुद्दीन आए थे। और जब मुल्ला आते हैं तो थोड़ी सी अराजकता और बहुत सी उम्मीद अपने साथ आती है। मुल्ला का रूप हमेशा से साधारण रहा। सफेद टोपी, घुमावदार दाढ़ी और एक छोटी सी बांदी जो उनके कंधे पर हल्की सी झूलती रहती। पर उनकी सादगी में एक तेजी थी, और उस तेजी में एक दूसरे तरह की समझ भी थी। लोग कहते थे कि मुल्ला की आंखें अक्सर इस दुनिया से चौकन्नी रहती, हर बात का एक छिपा हुआ पहलू वे हंसी के पर्दे के पीछे देख लेते। आज भी जब वे दरबार की ओर बढ़े तो कुछ लोग मुस्कुराए और कुछ लोग कर्णकमाल की तरह ध्यान से उन्हें देखने लगे। दरबार में आज कुछ मामूली विवाद सुनने को आने वाले थे, कुछ भूमि के दस्तावेज और एक नया कर प्रस्ताव। मगर अकबर सा राजा, वो जो न्याय और दया दोनों में माहिर था, उसने पहले से ही आदेश दिया था कि आज कुछ अजीब बातों के बारे में सुना जाएगा। शायद यही कारण था कि मुल्ला की आंखों में हल्की सी चमक थी। मुल्ला ने जैसे ही दरबार के बीचों बीच अपनी जगह ली, वहां का माहौल अचानक बदल गया। कुछ दरबारी जो कड़की हुई औपचारिकता के साथ बैठे थे, वे अचानक हल्के हंसे और अपनी कड़वाहट को ढकने लगे। मुल्ला ने धीरे धीरे राजकर्मचारियों और वकीलों की तरफ देखा और कहा, आज बहुत दिनों के बाद मैं दरबार आया हूं। किसी ने पूछा, क्यों मुल्ला, क्या आपकी कोई शिकायत है? मुल्ला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, पर आज मैं कुछ देखना चाहता हूं, एक छोटा सा खेल। किसी को समझ नहीं आया कि मुल्ला ने कौन सा खेल कहा। दरबार के मुखिया ने संकेत किया कि मुल्ला बोले। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे एक सवाल पूछेंगे, एक ऐसा सवाल जिसे सुनकर हर कोई हंस पड़ेगा, पर उसी हंसी के भीतर एक महत्वपूर्ण बात भी होगी। कुछ लोगों ने आंखें उठाकर झुंझलाकर कहा कि सजामजाक का समय नहीं, पर अकबर ने अपनी शांत आवाज में कहा कि मुल्ला को आज बोलने दो। मुल्ला ने हैरानी और शरारत भरी आंखों से दर्शकों को देखा और बोला, महाराज, आज मैं ऐसा सवाल पूछूंगा कि जो भी सच बोलकर उत्तर देगा उसे हमारा स्मरण रहेगा, और जो झूठ बोलेगा वो अपनी ही हंसी में उलझ जाएगा। ये सुनकर हॉल में हल्की सी गूंज हुई। लोगों ने सोचा कि अब मुल्ला कोई शरारत करके मजाक करने वाले हैं। मुल्ला ने फिर कहा, मेरा सवाल सीधा और सरल होगा। यदि आप राजा होते तो कौन सा नियम आप सबसे पहले बदलते? दरबार में कुछ चुप्पी हुई। ये प्रश्न जितना साधारण लग रहा था, उतना ही भारी असर कर सकता था, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग अक्सर नियमों के रक्षक बनकर रह जाते हैं और उन्हें बदलने की हिम्मत ही नहीं होती। अब यह सवाल सीधे उनके समक्ष था, राजा से लेकर छोटे अधिकारी तक। कौन सा पहला नियम वे बदलते? पहले तो लोग हंसे, क्योंकि सवाल कुछ साधारण सा लग रहा था, पर धीरे धीरे नजरों में एक गंभीरता आ गई। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, मुल्ला, ये अजीब सवाल है, पर बताओ किस प्रकार से इसे सुनना चाहोगे? मुल्ला ने जवाब दिया, सरलता से, हर आदमी यहां सच्चा उत्तर दे, बिना ढकोसला किए।
और जो सच्चाई बोलेगा मैं उसे सम्मान दूंगा, जो मजाक उड़ाएगा उसकी हंसी पर मैं भी हंसूंगा। वकील पहले खड़ा हुआ। उसका चेहरा बुद्धिमत्ता से भरा था। उसने कहा, मैं पहला नियम बदलता कि हर मुकदमे की सुनवाई सीट पर तय समय के भीतर हो। कुछ लोग सिर हिलाए और बोले, वो तो अच्छा है। पर मुल्ला ने हल्की सी हंसी में कहा, अच्छा, पर क्या केवल समय बदल देने से न्याय आ जाता है? वकील ने जवाब दिया कि कम से कम इससे ढंग की सुनवाई होगी। फिर दरबार के एक ऊंचे अधिकारी ने कहा कि वे कर नियम बदल देंगे ताकि गरीबों पर कम बोझ पड़े। वहां कुछ तालियां भी बजी। एक बूढ़ा सेवक जो वर्षों से महल में काम करता आया था, उसने कहा कि वो नहीं बदलता। उसने कहा कि नियम तो ठीक है, पर नियम को लागू करने वाले लोगों की ईमानदारी बदलनी चाहिए। ये सुनकर लोगों ने ताली बजाई। मुल्ला तब मुस्कुराए और धीरे से बोले, देखा, हर कोई वो बदलाव बताने लगा जो उसे अच्छा लगता है, पर असल सवाल यह है कि कौन सा ऐसा नियम है जो सब कुछ बदल दे। उनके शब्दों में जो सरलता थी, उससे दरबार के मुंह पर एक अजीब सी सख्ती आई। मुल्ला ने फिर कहा, मेरा सवाल सिर्फ शासन के नियमों पर नहीं है, ये जीवन के नियमों पर भी है। अगर तुम राजा होते, तुम क्या बदलते? लोगों ने सोचा कि वे कोई दार्शनिक सवाल पूछ रहे हैं। मुल्ला ने कहा, मैं एक ऐसा नियम बदलता जो हर व्यक्ति को अपने झूठ को सच समझने पर मजबूर कर देता है। यह सुनकर कुछ लोगों ने ठहाका लगाया, क्योंकि यह विचार अजीब था। पर मुल्ला ने जारी रखा, सोचो, यदि कोई अपने झूठ को सच मानना बंद कर दे और सच्चाई को अपनाए, तो वो व्यक्ति कैसे बदल जाएगा? नियम बदलने की जरूरत उसी वक्त नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंसान खुद ठीक हो जाएगा। दरबार में कुछ लोग ये बात समझ गए और उनकी आंखों में एक अजीब सा प्रकाश आ गया। मगर वहां एक शख्स था, दरबार का बड़ा सलाहकार, जो हमेशा अपने विचारों और प्रभाव से लोगों को प्रभावित करता था। उसने कहा कि ये सब बातें सुंदर हैं, पर वास्तविकता अलग है। उसने कहा कि नियमों के बदलने से व्यवस्था में सुधार आता है और आदमी अपने स्वभाव नहीं बदल सकता। तब मुल्ला ने बड़े सरल शब्दों में कहा, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि नियम आदमी से ऊपर है? सलाहकार ने कहा, नियम व्यवस्था के लिए है। मुल्ला ने हंसकर कहा, फिर आप ये बताइए कि यदि किसी नियम के कारण एक मां को भूखा सोना पड़ता है, तो क्या वो नियम अभी भी ठीक रहेगा? ये प्रश्न सुनते ही हॉल में एक सन्नाटा फैल गया, क्योंकि सभी को उस मां का चेहरा अपने मन में दिख गया। वो मां जो अपने बच्चे के लिए बची हुई रोटियों को बांटती थी। नाकों में एक कसैला सा एहसास लौटा। कुछ दरबारी भावुक होकर नजरें झुकाने लगे। मुल्ला ने दार्शनिक अंदाज छोड़कर सरल तरीके से कहा, मैं वो नियम बदल दूंगा जो इंसान को इंसानियत भूलने पर मजबूर करता है। ये कथन सुनकर कुछ लोगों ने हाथ पकड़ा और कुछ ने हंसी उड़ाई, पर समूचा दरबार सोच में पड़ गया। एक नौजवान राजकुमार जो अभी अभी यात्रा करके आया था, बोला कि वो शिक्षा से संबंधित नियम बदलेगा ताकि जवानों को नैतिक शिक्षा भी मिले। एक व्यापारी ने कहा वो कर छूट के नियम बदलेगा ताकि व्यापार बढ़े। सब अपने अपने हित के हिसाब से जवाब दे रहे थे और मुल्ला बस सबको सुन रहे थे। अचानक मुल्ला खड़े हुए और बड़े शांत स्वर में कहा कि वे अब एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। सबने उनकी ओर देखा। किसी को नहीं पता था कि वे क्या करने वाले हैं। मुल्ला ने कहा, मैं एक एक करके 3 लोगों को बुलाकर उनसे वही प्रश्न पूछूंगा, पर उन तीनों में से एक सच बोलेगा, एक झूठ और एक हंसी में जवाब देगा। जो झूठ बोलेगा उसे पता लगेगा कि उसका झूठ उसे कहाँ ले जाता है। जो हंसी में जवाब देगा वो सीख जाएगा कि हंसी भी कभी कभी सच को ढक देती है। दरबार के लोग चौंक गए, पर राजा ने अनुमति दे दी। मुल्ला ने तीनों को बुलवाया। पहला एक जनाकर अधिकारी, दूसरा एक बूढ़ा किसान प्रतिनिधि और तीसरा एक जवान नौकर। मुल्ला ने पहला सवाल कर अधिकारी से पूछा, यदि आप राजा होते तो किस नियम को आप बदल देते? अधिकारी ने तुरंत कहा कि वे कर के नियम बदल देंगे जिससे अधिक कर अवैध रूप से न वसूला जाए। ये सुनकर सब मुस्कुराए,
क्योंकि ये अपेक्षित जवाब था। मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, पर बताइए कि जब आप कर वसूल करते हैं तो क्या कभी आपकी आंखें झुकी हैं? कर अधिकारी हल्का चौंका और बोला कि नियमों का पालन होता है। मुल्ला ने आगे कहा, पर क्या आपने कभी अपने को संतोषजनक माना जब किसी परिवार की थाली खाली रहती थी? अधिकारी की आवाज में एक झंझनाहट आ गई। दूसरा सवाल किसान प्रतिनिधि से पूछा गया। मुल्ला ने ही पूछा कि यदि वह राजा होते तो क्या बदलते? किसान ने सीधे सीधे कहा कि वह ज्यादा फसलों की रक्षा के लिए बाढ़ नियंत्रण का नियम बदलते। मुल्ला ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ठीक है, पर आपने कभी अपनी फसल के पास बैठकर उसकी हंसी सुनी है? किसान ने पहले समझा कि मुल्ला मजाक कर रहे हैं, पर जब मुल्ला ने स्थिरता से पूछा कि क्या उसने कभी अपने बच्चे को भूखा देखा, तो किसान की आंखें नम हो गई। तीसरे में मुल्ला ने जवान नौकर से पूछा, यदि तुम राजा होते तो क्या बदलते? नौकर ने शायद सच बताने की कोशिश की और कहा कि वो न्याय प्रणाली में छोटे मोटे भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता है ताकि नौकरों का स्वभाव ठीक रहे। मुल्ला ने हंसकर कहा, अच्छा, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि नौकरियां भी इंसान हैं? नौकर की आंखों में शर्म से टिमटिमाहट मच गई, क्योंकि उसने अपने अंदर के कई छोटे ठिन सचों को देखा। मुल्ला ने एक एक कर सभी की बात सुनी और बोला, देखो, तुम सब ने अपने अपने तरीके से अच्छे जवाब दिए, पर असल में जो सब बदल सकता है वो नियम नहीं, बल्कि इंसान का अंतर्मन है। ये सुनकर कुछ लोगों ने उदासी से सिर हिलाया और कुछ ने ठहाका लगाया। ठहाका इसलिए कि बात सीधी और सटीक थी। मुल्ला ने फिर दरबार की ओर देखा और बोला, अब मैं एक सवाल और पूछूंगा, हर किसी को, और इसमें झूठ नहीं चलेगा। समूचा हॉल चुप हो गया। मुल्ला ने पूछा, आज तुमने कब किसी का दिल दुखाया? ये प्रश्न सुनते ही सब हंस पड़े, क्योंकि प्रश्न का स्वर मजाकिया था। लेकिन फिर सबकी हंसी अचानक तन्हासी लगने लगी, क्योंकि हर किसी ने अपने मन में उस दिन की कुछ घटनाएं याद कर ली जो किसी न किसी के दिल को घायल कर चुकी थी। कुछ लोगों ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। किसी ने कहा कि उसने आदेश दिया और किसी ने कहा कि उसने आंखें मूंदी रही। मुल्ला ने धीरे धीरे कहा, देखो, हंसी से बड़े काम निकलते हैं जब तुम अपने किए को समझते हो। अगर तुम राजा होते और तुम दूसरों का दिल नहीं दुखाते तो बहुत से नियम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दरबार में एक अजीब सा मौन छा गया, क्योंकि मुल्ला ने सबको अपने आचरण की ओर देखना शुरू करा दिया था। एक छोटी सी हंसी के जरिए उन्होंने लोगों को अपने आचरण की गहराइयों तक पहुंचाया था। अकबर ने मुल्ला की ओर देखा और बोला कि यह अच्छा सवाल था, हंसी के साथ सिखे हुए सिखाने का तरीका। मुल्ला ने अंत में कहा कि जब तक इंसान अपने भीतर झांक कर नहीं देखेगा, तब तक बाहरी नियमों में बहुत सुधार नहीं होगा। उन्होंने कहा, अगर तुम राजा होते तब भी तुम्हें वही कठिनाई होती, क्योंकि राजा भी इंसान है। ये बात सरल लेकिन प्रभावशाली थी। तब राजा ने घोषणा की कि वे एक नया नियम लागू करेंगे। नियम ये कि हर महीने थोड़े से समय के लिए अधिकारी गांव आकर जनता के साथ बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और उनके दर्द को समझेंगे। ये सुनकर कुछ लोग मुस्काए और कुछ ने गंभीरता से सहमति दी। दरबार का समापन बड़ा सुखद रहा। लोग घर लौटे पर उनके मन में हल्की सी पवित्रता थी, क्योंकि उन लोगों ने आज अपनी छोटी छोटी कमियों को देखा था। मुल्ला नसीरुद्दीन जब बाहर निकले तो लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन पर हंसी और प्यार दोनों उछाले। किसी ने कहा कि आज का सवाल सबसे अच्छा था। किसी ने कहा कि मुल्ला ने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। मुल्ला ने हंसकर कहा, शर्म आनी चाहिए, पर उसे सुधार में बदल दो। कुछ हफ्तों बाद जब नियम बदले गए और कर्मियों ने जनता से मिलने का क्रम शुरू किया, तो लोगों ने फर्क महसूस किया। छोटे छोटे बदलाव आए। कुछ अधिकारी और अधिक सचेत हुए, कुछ वकीलों ने अपने काम में ईमानदारी दिखाई और कुछ सामान्य लोग भी अपने बच्चों को सरलता और ईमानदारी की शिक्षा देने लगे। ये सब अचानक नहीं हुआ, पर वो मुल्ला का पूछे गए सवाल और उससे उपजी हंसी ही था
जिसने लोगों के मन में हलचल ला दी। कई साल बाद जब बच्चे बड़े होकर कहानी सुनते तो गांव में लोग मुल्ला की बातों को दोहराते कि हंसी कभी कभी बीच की कड़वाहट को पिघला देती है और सच सामने ला देती है। उन बच्चों से मिलने वाले बुजुर्ग ये कहते कि मुल्ला का सवाल आसान था, पर उसकी गहराई इतनी थी कि वो सीधे दिल पर निशान कर गया। कहानी का सार ये था कि मुल्ला ने दरबार में एक साधारण सा सवाल पूछकर सबको हंसाया, पर उसी हंसी ने लोगों को रोककर अपने आप को देखने का मौका दिया, और यही बड़ा काम था। आज भी जब कोई व्यक्ति पूछता है कि यदि आप राजा होते तो आप क्या बदलते, तो लोग पहले सोचते हैं और फिर याद करते हैं कि मुल्ला ने क्या कहा कि पहले अपने आप को बदलो, फिर शासन बदलना आसान होगा। और इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन की वो सरल सी चाल, एक सवाल और थोड़ी सी हंसी दरबार के इतिहास में एक ऐसे दिन के रूप में दर्ज रही जहां हंसी ने न केवल वातावरण बदला बल्कि लोगों की आत्मनिरीक्षण की क्षमता भी जगा दी। मुल्ला का मजाक जिसने दरबार को हिला दिया। दरबार की महफिल अक्सर वही पुरानी बातें दोहराती, निर्णय, विचार, शिकायतें और कभी कभी थोड़ी बहुत शानो शौकत। पर उस वर्ष की एक सर्दियों में जब हवाएं भी कुछ तीखी थी और महल की दीवारें पुराने किस्सों को और गहरा कर रही थी, एक छोटा सा मजाक दरबार की नींव हिलाने वाला बन गया। वो मजाक मुल्ला नसीरुद्दीन का था, जो अपनी चालाकी और चुटकी में सच कहने के लिए जाने जाते थे। मुल्ला गांवों के बीच घुमा करते लोगों की छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े मसलों में बदल देना जानते थे। वे हर बात को इस तरह परोसते कि लोग पहले हंसते, फिर सोचते और अंत में बदल जाते। उस दिन भी उनका अंदाज कुछ वैसा ही था। शरारत के साथ एक गंभीर संदेश छुपा हुआ था। दरबार उस सुबह किसी बड़ी फौरी घोषणा के लिए जमा हुआ था। राज्य के राजस्व में कुछ गड़बड़ियां आई थी, खर्च अधिक, आय कम और कुछ अधिकारी गैर जरूरी विलासिता में लगे हुए थे। अक्सर ऐसे समय में मंत्री और लेखाकार लंबे दस्तावेज घुमाते, आंकड़ों के बीच सफाई से छुपे हुए दोषों को ढक देते। जनता की शिकायतें भी महल के बाहर इकट्ठा थी। किसानों की रोना धोना, व्यापारियों के शिकवे और कुछ पुराने सैनिकों की पेंशन की मांग। लेकिन दरबार के लोगों का ध्यान इन शिकायतों की ओर नहीं था। उनका ध्यान सामान्यतः नियम, कायदे और परंपरा पर टिकता। मुल्ला उन दिनों महल के पास आए थे, अपनी जाली टोपी और पतला सा कोट पहने। वे किसी औपचारिक निमंत्रण से नहीं आए, उनका आना बस ऐसा ही था, गांव की किसी छोटी सी बात को लेकर। पर जब मुल्ला महल के दरवाजे पर खड़े हुए, दरबारी ने सोचा कि उन्हें भीतर आने न दे। किंतु मुल्ला की नजर में एक कशिश थी जो अक्सर दरबारियों को झुकने पर मजबूर कर देती। शरारत भरी आंखें और मुस्कान जो ठहरे हुए पानी में हल्की लहर पैदा कर दे। उन्हें दरबार में बुला लिया गया। अकबर ने अपनी ओर से उन्हें देखकर कहा, मुल्ला, क्या बात है? मुल्ला ने निश्चिंत स्वर में कहा, महाराज, आज मैं एक छोटा सा मजाक करूंगा, बस इतना कि दरबार में बैठे लोगों की आंखें खुल जाएं। कुछ लोग इसे तिरस्कार समझकर हंसे, कुछ ने सोचा कि यह बेवकूफी है, मगर अकबर ने संकेत दिया कि बात सुने। मुल्ला ने महल के आंगन से एक पुराना, थोड़ा झर्रा सा पुलिया पर इशारा किया और कहा कि वे उस पुलिया के पास से लाए गए पानी की एक मुट्ठी दिखाएंगे और उसी पानी से दरबार के कुछ लोगों के कर्म और विचार की माप करेंगे। सभी ने सोचा कि ये और एक और नाटक होगा। मुल्ला के नटखट अंदाज का एक और अध्याय। मुल्ला ने कहा कि पहले वे दरबार के 4 लोगों को बुलाए, एक बड़े कर अधिकारी को, एक मंत्री को, एक व्यापारी को और एक किसान को। उन चारों से पूछेंगे कि उनका सबसे बड़ा डर क्या है। दरबार के लोग अभिभूत हुए। ये सवाल तो निजी और विचित्र था, किंतु अकबर ने अनुमति दी। चारों बुलाए गए और क्रमशः ककहरालगे हुए खड़े हो गए। पहले कर अधिकारी का नाम लिया गया। वो परिश्रम और कागजों के बीच आराम खोजने वाला व्यक्ति था। जब मुल्ला ने पूछा कि उसका सबसे बड़ा डर क्या है, तो उसने गर्व से कहा कि उसे नियम विहीनता से डर है, कि लोग नियमों का उल्लंघन कर दें
और व्यवस्था बिखर जाए। सबने सिर हिलाया, जैसे कि ये पारंपरिक उत्तर था। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पर क्या आपके पास कभी ऐसा पन्ना होता है जहां पर कुछ नामों के नीचे निशान दिखते हैं? निशान जो आपकी नापतोल से ज्यादा पैसे दिखाते हैं? कर अधिकारी थर्राया। वो नीचे झुक गया और कुछ पल के लिए चुप रहा। सबने देखा कि कर अधिकारी की आंखों में असहज चमक आ गई, पर उसने आंसू नहीं दिखाए। दूसरे में मंत्री का नंबर आया। वो महल के कई पलों में प्रिय और प्रभावी था। उसने कहा कि उसका सबसे बड़ा डर अपमान है, लोगों का उसे नीचा समझ लेना। यह सुनकर कुछ दरबारी आह भरी, क्योंकि सबसे बड़ा डर अक्सर ही सत्ता की तलाश में लोगों को पकड़ लेता है। तीसरे में व्यापारी ने कहा कि वो घाटे से डरता है। उसकी आवाज में वो बात साफ दिखी कि उसका व्यापार ही उसकी पहचान है। चौथे में किसान ने सहजता से कहा कि वो अपनी फसल का नष्ट हो जाना से डरता है। वो सचमुच अपने जीवन के लिए फसल पर निर्भर था। मुल्ला उन चारों को ध्यान से देखता रहा और फिर कहा, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। अगर मैं आपके पास एक खाली चिट्टा दे दूं और आप उस पर सच लिख दें कि आप किससे डरते हैं, तो क्या आप उसे खोलकर सबके सामने पढ़ेंगे? चारों ने अलग अलग तरह से हाँ कहा, कुछ अनिच्छा से और कुछ गर्व के साथ। फिर मुल्ला ने कहा, ठीक है, पर उस चिट्ठे पर जब आप सच लिखेंगे तो मैं उसी सच के साथ एक मजाक करूंगा। चारों ने लिखा। कर अधिकारी ने लिखा कि उसे नियम विहीनता से डर है। मंत्री ने लिखा कि अपमान से, व्यापारी ने लिखा कि घाटे से, और किसान ने लिखा कि फसलों के नष्ट होने से। मुल्ला ने चिट्ठे उठा लिए, हंसकर उन पर नजर डाली, फिर अचानक उसने कहा कि वे चिट्ठों को जला देंगे। दरबार में हल्की सी घबराहट और आश्चर्य की लहर दौड़ गई, किंतु मुल्ला ने कहा, मैं केवल यह दिखाना चाहता हूं कि जो तुम लिखते हो वो जिंदा रहता है, पर इच्छा से नहीं, कर्मों से। मुल्ला ने चिट्ठे को जला नहीं, बल्कि उसने उन्हें महल के सामने एक छोटे से कुंड में डालकर पानी में भिगो दिया, और फिर चिट्ठों के गीले होने पर उन पर जो शब्द उभर कर आए उसे जोर से पढ़ दिया। कर अधिकारी के चिट्ठे पर शब्द मीटे हुए थे, पर फिर कुछ आकृतियां उभर आई, निश्चित तौर पर संकेत कि कुछ नामों के निशान वहां थे। मंत्री के चिट्ठे पर अचानक एक वाक्य आया, मैं अपमानित नहीं होना चाहता, इसलिए मैं चुप रहता हूं। व्यापारी के चिट्ठे पर उभरा, मैं घाटे से डरता हूं, इसलिए मैं लोगों से लाभ उठाता हूं। किसान के चिट्ठे पर लिखा दिखा, मैं अपनी फसल के लिए रोता हूं, पर मेरी आवाज सुनी नहीं जाती। दरबार में ये सब देखकर कुछ लोग भयभीत हुए और कुछ हंस पड़े, क्योंकि ये मजाक बहुत ही सरलता से कई गहन सचों को बाहर ला रहा था। मुल्ला ने जोर देकर कहा, देखा, जब तुम सच लिखते हो तब हवा में कुछ बदल जाता है, पर सच को दबाने का भरम तुम्हें घिरा देता है। फिर मुल्ला ने चारों से कहा कि वे एक सप्ताह के लिए घर जाएं और प्रत्येक दिन कोई ऐसा काम करें जो उसके डर का मुकाबला हो। कर अधिकारी को गरीबों का सुनना, मंत्री को खुद के अपमान को सहन करना, व्यापारी को किसी गरीब को फायदा पहुंचाना और किसान को गांव के बच्चों को पढ़ाना। दरबारियों ने कहा, यह हास्यप्रद है, पर राज की इच्छा पर उन्होंने मान लिया। एक सप्ताह के बाद जब चारों वापस आए तो उनमें बदलाव साफ दिखा। कर अधिकारी की चाल में नरमाई आई थी। उसने अपने आप को गरीबों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनी और रजिस्टरों को साफ कराने का आदेश दिया। मंत्री ने सार्वजनिक सभा में एक व्यक्ति के सामने अपनी गलती स्वीकार की और खुद को छोटी सेवा करने की बात कही। व्यापारी ने अपने दामों में कटौती की और कुछ लाभ गरीबों में बांटे। किसान ने गांव के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की और उनकी आंखों में नई चमक आ गई। दरबार में हल्की सी तारीफ हुई और कुछ ठहाके भी निकले, क्योंकि लोग ये नहीं मान पा रहे थे कि एक मजाक ने इतनी गहरी छाप छोड़ी। मुल्ला ने अपनी चूड़ी बजाई और बोला, देखा, मजाक वो नहीं जो किसी का मजाक उड़ाए, बल्कि मजाक वो होता है जो किसी की नींद खोल दे। पर मजाक का असर वहां खत्म नहीं हुआ। कुछ दरबारियों की आदतें बदल गई, रजिस्टरों में पारदर्शिता आई और कर प्रणाली में सुधार होने लगा।
गांवों में लोग कहने लगे कि अब अधिकारी सुनते हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान देते हैं। अचानक से महल की ऊंची दीवारों के अंदर एक नई हवा सी आई थी, छोटी छोटी बातों की सुध लेने की। मगर मुल्ला ने चाहा कि मजाक का असली असर गहरा हो। वे एक सार्वजनिक सभा बुलाने चले जहां हर किसी को उसके छोटे बड़े अपराध और अच्छाइयों का सामना करना पड़े। उस सभा में मुल्ला ने हर किसी को अपने अपने चिट्ठे दोहराने के लिए कहा और फिर उनसे उनके कर्म पूछे। कुछ ने शर्म से आंखें झुका ली, कुछ ने खुद की प्रशंसा की, पर जो सच में बदले थे वे खुले दिल से बोलने लगे। दरबार में जो हुआ वो एक छोटे से ज्वार की तरह फैल गया। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे, समस्याओं का समाधान खोजा गया और सबसे बढ़कर महल और गांव के बीच खुला संवाद शुरू हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि यह सब मुल्ला की शरारत के कारण हुआ, पर मुल्ला ने कहा अगर शरारत सच बाहर ला दे तो क्या बुरा है। उनकी बात पर कई हंस पड़े और कई भावुक हुए। अकबर ने अपनी ओर से उन्हें देखकर कहा, मुल्ला क्या बात है? मुल्ला ने निश्चिंत स्वर में कहा, महाराज आज मैं एक छोटा सा मजाक करूंगा, बस इतना कि दरबार में बैठे लोगों की आंखें खुल जाएं। कुछ लोग इसे तिरस्कार समझकर हंसे, कुछ ने सोचा कि यह बेवकूफी है, मगर अकबर ने संकेत दिया कि बात सुने। मुल्ला ने महल के आंगन से एक पुराना थोड़ा झर्रा सा पुलिया पर इशारा किया और कहा कि वे उस पुलिया के पास से लाए गए पानी की एक मुट्ठी दिखाएंगे और उसी पानी से दरबार के कुछ लोगों के कर्म और विचार की माप करेंगे। सभी ने सोचा कि ये और एक और नाटक होगा, मुल्ला के नटखट अंदाज का एक और अध्याय। मुल्ला ने कहा कि पहले वे दरबार के 4 लोगों को बुलाए, एक बड़े कर अधिकारी को, एक मंत्री को, एक व्यापारी को और एक किसान को। उन चारों से पूछेंगे कि उनका सबसे बड़ा डर क्या है। दरबार के लोग अभिभूत हुए। ये सवाल तो निजी और विचित्र था, किंतु अकबर ने अनुमति दी। चारों बुलाए गए और क्रमशः ककहरालगे हुए खड़े हो गए। पहले कर अधिकारी का नाम लिया गया। वो परिश्रम और कागजों के बीच आराम खोजने वाला व्यक्ति था। जब मुल्ला ने पूछा कि उसका सबसे बड़ा डर क्या है, तो उसने गर्व से कहा कि उसे नियम विहीनता से डर है, कि लोग नियमों का उल्लंघन कर दें और व्यवस्था बिखर जाए। सबने सिर हिलाया, जैसे कि ये पारंपरिक उत्तर था। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पर क्या आपके पास कभी ऐसा पन्ना होता है जहां पर कुछ नामों के नीचे निशान दिखते हैं? निशान जो आपकी नापतोल से ज्यादा पैसे दिखाते हैं? कर अधिकारी थर्राया। वो नीचे झुक गया और कुछ पल के लिए चुप रहा। सबने देखा कि कर अधिकारी की आंखों में असहज चमक आ गई, पर उसने आंसू नहीं दिखाए। दूसरे में मंत्री का नंबर आया। वो महल के कई पलों में प्रिय और प्रभावी था। उसने कहा कि उसका सबसे बड़ा डर अपमान है, लोगों का उसे नीचा समझ लेना। यह सुनकर कुछ दरबारी आह भरी, क्योंकि सबसे बड़ा डर अक्सर ही सत्ता की तलाश में लोगों को पकड़ लेता है। तीसरे में व्यापारी ने कहा कि वो घाटे से डरता है। उसकी आवाज में वो बात साफ दिखी कि उसका व्यापार ही उसकी पहचान है। चौथे में किसान ने सहजता से कहा कि वो अपनी फसल का नष्ट हो जाना से डरता है। वो सचमुच अपने जीवन के लिए फसल पर निर्भर था। मुल्ला उन चारों को ध्यान से देखता रहा और फिर कहा, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। अगर मैं आपके पास एक खाली चिट्टा दे दूं और आप उस पर सच लिख दें कि आप किससे डरते हैं, तो क्या आप उसे खोलकर सबके सामने पढ़ेंगे? चारों ने अलग अलग तरह से हाँ कहा, कुछ अनिच्छा से और कुछ गर्व के साथ। फिर मुल्ला ने कहा, ठीक है, पर उस चिट्ठे पर जब आप सच लिखेंगे तो मैं उसी सच के साथ एक मजाक करूंगा। चारों ने लिखा। कर अधिकारी ने लिखा कि उसे नियम विहीनता से डर है। मंत्री ने लिखा कि अपमान से, व्यापारी ने लिखा कि घाटे से और किसान ने लिखा कि फसलों के नष्ट होने से। मुल्ला ने चिट्ठे उठा लिए, हंसकर उन पर नजर डाली, फिर अचानक उसने कहा कि वे चिट्ठों को जला देंगे। दरबार में हल्की सी घबराहट और आश्चर्य की लहर दौड़ गई, किंतु मुल्ला ने कहा, मैं केवल ये दिखाना चाहता हूं कि जो तुम लिखते हो वो जिंदा रहता है, पर इच्छा से नहीं, कर्मों से।
मुल्ला ने चिट्ठे को जला नहीं, बल्कि उसने उन्हें महल के सामने एक छोटे से कुंड में डालकर पानी में भिगो दिया और फिर चिट्ठों के गीले होने पर उन पर जो शब्द उभर कर आए उसे जोर से पढ़ दिया। कर अधिकारी के चिट्ठे पर शब्द मीटे हुए थे, पर फिर कुछ आकृतियां उभर आई, निश्चित तौर पर संकेत कि कुछ नामों के निशान वहां थे। मंत्री के चिट्ठे पर अचानक एक वाक्य आया, मैं अपमानित नहीं होना चाहता, इसलिए मैं चुप रहता हूं। व्यापारी के चिट्ठे पर उभरा, मैं घाटे से डरता हूं, इसलिए मैं लोगों से लाभ उठाता हूं। किसान के चिट्ठे पर लिखा दिखा, मैं अपनी फसल के लिए रोता हूं, पर मेरी आवाज सुनी नहीं जाती। दरबार में ये सब देखकर कुछ लोग भयभीत हुए और कुछ हंस पड़े, क्योंकि ये मजाक बहुत ही सरलता से कई गहन सचों को बाहर ला रहा था। मुल्ला ने जोर देकर कहा, देखा, जब तुम सच लिखते हो तब हवा में कुछ बदल जाता है, पर सच को दबाने का भरम तुम्हें घिरा देता है। फिर मुल्ला ने चारों से कहा कि वे एक सप्ताह के लिए घर जाएं और प्रत्येक दिन कोई ऐसा काम करें जो उसके डर का मुकाबला हो। कर अधिकारी को गरीबों का सुनना, मंत्री को खुद के अपमान को सहन करना, व्यापारी को किसी गरीब को फायदा पहुंचाना और किसान को गांव के बच्चों को पढ़ाना। दरबारियों ने कहा, यह हास्यप्रद है, पर राज की इच्छा पर उन्होंने मान लिया। एक सप्ताह के बाद जब चारों वापस आए तो उनमें बदलाव साफ दिखा। कर अधिकारी की चाल में नरमाई आई थी। उसने अपने आप को गरीबों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनी और रजिस्टरों को साफ कराने का आदेश दिया। मंत्री ने सार्वजनिक सभा में एक व्यक्ति के सामने अपनी गलती स्वीकार की और खुद को छोटी सेवा करने की बात कही। व्यापारी ने अपने दामों में कटौती की और कुछ लाभ गरीबों में बांटे। किसान ने गांव के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की और उनकी आंखों में नई चमक आ गई। दरबार में हल्की सी तारीफ हुई और कुछ ठहाके भी निकले, क्योंकि लोग ये नहीं मान पा रहे थे कि एक मजाक ने इतनी गहरी छाप छोड़ी। मुल्ला ने अपनी चूड़ी बजाई और बोला, देखा, मजाक वो नहीं जो किसी का मजाक उड़ाए, बल्कि मजाक वो होता है जो किसी की नींद खोल दे। पर मजाक का असर वहां खत्म नहीं हुआ। कुछ दरबारियों की आदतें बदल गई, रजिस्टरों में पारदर्शिता आई और कर प्रणाली में सुधार होने लगा। गांवों में लोग कहने लगे कि अब अधिकारी सुनते हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान देते हैं। अचानक से महल की ऊंची दीवारों के अंदर एक नई हवा सी आई थी, छोटी छोटी बातों की सुध लेने की। मगर मुल्ला ने चाहा कि मजाक का असली असर गहरा हो। वे एक सार्वजनिक सभा बुलाने चले जहां हर किसी को उसके छोटे बड़े अपराध और अच्छाइयों का सामना करना पड़े। उस सभा में मुल्ला ने हर किसी को अपने अपने चिट्ठे दोहराने के लिए कहा और फिर उनसे उनके कर्म पूछे। कुछ ने शर्म से आंखें झुका ली, कुछ ने खुद की प्रशंसा की, पर जो सच में बदले थे वे खुले दिल से बोलने लगे। दरबार में जो हुआ वो एक छोटे से ज्वार की तरह फैल गया। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे, समस्याओं का समाधान खोजा गया और सबसे बढ़कर महल और गांव के बीच खुला संवाद शुरू हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि यह सब मुल्ला की शरारत के कारण हुआ, पर मुल्ला ने कहा, अगर शरारत सच बाहर ला दे तो क्या बुरा है। उनकी बात पर कई हंस पड़े और कई भावुक हुए। समाप्ति पर अकबर ने मुल्ला को बुलाई और कहा, तुमने जो मजाक किया उसने दरबार को हिला दिया, पर अच्छा किया। मुल्ला ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मजाक ही तो है, पर मजाक कभी कभी समाज के आईने की तरह काम करता है और मिरर दिखाने से लोग अपने दाग भी देख लेते हैं। वर्षों बाद भी उस दिन की चर्चा गांव के चौपालों में होती थी। बच्चे पूछते कि मुल्ला ने ऐसा क्या कहा जिसने दरबार को हिला दिया। बूढ़े लोग मुस्कुराकर बताते कि मुल्ला ने सच को मजाक की गठरी में बांध कर रखा था और जब वो गठरी खोली गई तो दरबार अपने आप बदलने लगा। कई वर्षों के बाद जब मुल्ला का नाम सुनते हैं तो लोग हंसते भी हैं और सोचते भी हैं। हंसते इसलिए क्योंकि उनकी चालाकी में सुकून था और सोचते इसलिए क्योंकि मजाक के पीछे एक सच्चाई थी कि समाज में सुधार तभी संभव है जब हम अपने डर, अपने स्वार्थ और अपने झूठ से लड़े। और इस तरह
मुल्ला का एक छोटा सा मजाक दरबार की नींव को धीरे धीरे हिलाकर उसे मजबूत करने वाला बन गया। एक ऐसी हिलन जो बहुचर्चित होने के साथ साथ उपयोगी भी साबित हुई करने की जुगत में। मगर आज दरबार में जो आग लगी वो तलवारों की नहीं थी, हंसी की आग थी, और उसे लगाने वाला था मुल्ला नसीरुद्दीन, जिसकी चाल और बातों में एक अलग ही जादू था। मुल्ला नसीरुद्दीन गांव का वो बुजुर्ग हाजिर जवाब नागरिक था जो सादगी में भी शय और बुद्धिमत्ता समेटे रहते। लोग कहते थे कि मुल्ला का दिमाग सुई की तरह नुकीला था। अक्सर किसी भी गंभीर बात को एक लघु हंसी में बदल देने का काबिलियत थी। आज मुल्ला अपनी परंपरागत टोप और घनघोर दाढ़ी के साथ दरबार पहुंचा। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे हर कदम उसे दरबार के हव्य वातावरण के साथ बतियाना आता हो। दरबार के बीचों बीच जहां पंडित, अफसर और मंत्री बैठे थे, वही अकबर राजा ने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। राजा का चेहरा आज गंभीर था। राज के हालात और प्रदेश की हवाएं दोनों कुछ उलझन भरी थी। अकबर के बगल में वीर, मंत्री और कुछ विद्वान बैठे थे। मुल्ला के आने पर कुछ दरबारी हल्के फुल्के शोर से हंस पड़े, क्योंकि मुल्ला के आने का मतलब था किसी किस्से या नटखट उत्तर की संभावना। मगर आज की बात कुछ और थी। मुल्ला ने चुपचाप राजा का हाथ छुए बिना ही दाया तरफ एक कोने वाली सीट पर बैठकर अपनी पगड़ी ठीक की और अपनी आंखें दरबार की शान शौकत पर टिका दी। दरबार की सभा में थोड़ी देर के बाद मुद्दा उठा, किसी उत्सव का आयोजन, करों की समस्या और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज पूरा दरबार परेशान कर रहा था। राजस्व के रीति रिवाजों में कुछ असमंजस पैदा हो गया था। किसी गांव के किसान ने दावा किया था कि उसकी फसल पर राजा का कर अधिक लगाया गया, जबकि कर की गणना के नियम स्पष्ट थे। इस तरह के मामलों में राजा अक्सर सीधे न्याय दिलवाने का आदेश देते। अकबर ने कहा कि किसान को बुलाओ, उसकी बात सुनो और कानून के हिसाब से निर्णय करो। किसान लाया गया, सादा और दुख भरा चेहरा, कपड़े धुले छिले, आंखों में आशा और भय दोनों समंदर के रूप में। उसने अपनी बात बताई। उसकी फसलों से वो कहते हैं कि ज्यादती कर लगाकर ले गए। दरबार में बहस छिड़ी। वकील, लेखाकार और कर अधिकारी अपने अपने तथ्यों के साथ आ खड़े हुए। बहस बढ़ती ही जा रही थी। मुल्ला ने एक कोने से ये तमाशा देखा, फिर धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और राजा से अनुमति मांगी। अकबर ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, मुल्ला, बताओ। मुल्ला ने नम्रता से कहा, हुक्म करो कि इस किसान की बात सुन ली जाए। राजा ने संकेत किया। किसान ने फिर से अपनी दुर्दशा बयान की और मुल्ला ने सुनते सुनते अपने सर पर हाथ रखा, सोचने वाले चेहरे के साथ। अचानक ही उसने कहा, महाराज, मैं इस पर एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं, ताकि सबको साफ समझ आ जाए कि कर कितना उचित है और क्या किसी से अनुचित लिया गया। दरबार के कुछ लोग हैरान हुए, क्योंकि साधारण तौर पर ऐसे मामलों में फैसले दरबार के नियमों और दस्तावेजों से होते थे। मगर मुल्ला ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ कहा, है ना महाराज? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कहोगे क्या मुल्ला? मुल्ला ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, मैं ये चाहता हूं कि हम इस कर के साहब के पास जाकर उसे ऐसा कर दें कि वो समझ जाए कि गणना कैसे होती है। सभी ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? मुल्ला ने कहा कि वे सभी लोगों की सहमति से खेत की नाप करेंगे, पर नापने का तरीका कुछ अलग होगा। उसने कहा कि पहले किसान अपनी जमीन का नाप बताए, फिर उसी जमीन पर राजा के कुछ दरबारी पानी की मुमकिन हद तक पानी भरकर एक बांध बनाएंगे और बाद में उस पानी से खेत की नाप की जाएगी। यदि पानी सिर्फ उसी जमीन को भिगोने में लग गया तो कर वैसा ही ठीक है, और यदि पानी और भी हिस्सों तक चला गया तो करों में कटौती जरूरी होगी। दरबार के कुछ लोगों ने कहा कि यह विधि हास्यास्पद है, किंतु मुल्ला की आवाज में जो सहजता थी और जिस तरह उसने जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा, उससे अकबर को भी विश्वास हुआ कि मुल्ला की योजना में कोई शरारत तो है, पर शायद उसके पीछे भी कोई सच छिपा है।
पल भर के भीतर दरबार ने व्यवस्था की। किसान के खेत का नाप लिया गया और मुल्ला के निर्देशानुसार समय समय पर कुछ दरबारियों ने पानी बांधकर खेत पर बहा दिया। पानी खेत के कुछ हिस्सों में बैठ गया और कुछ भागों से निकल गया। वस्तुतः यह प्रयोग पूरी तरह अभिनय जैसा था। मुल्ला ने पहले से ही जान लिया था कि कर अधिकारी कैसे चाल चलते हैं और वह इसे सबके सामने उजागर करना चाहता था। जब पानी ने कुछ हिस्सों को धंसा दिया और कुछ हिस्सों को छोड़ दिया, तब मुल्ला ने कहा कि जो हिसाब सही है वो वही है जो जमीन की वास्तविक उपयोगिता पर आधारित है, न कि कागजी आंकड़ों पर। दरबार के कुछ लोग अब गंभीर हुए क्योंकि मुल्ला की चाल में घुमावदार व्यंग्य था। उसने कहा, देखिए महाराज, पानी ने कहा रुका और कहा नहीं। वही असली धरातल की कहानी कहता है। वैसे ही कर अधिकारी जो कागज पर फरारिया बनाकर गांव वालों से ज्यादा कर लगाते हैं, वे असल में इस पानी की तरह हैं। कभी जहां होना चाहिए वहां रुकते नहीं, बस बहकर चले जाते हैं। हंसने वाली बात यह थी कि किसान के दुख ने थोड़ी सी हल्की हंसी में ढलते हुए दरबारियों के चेहरों पर प्रश्न चिन्ह छोड़ा। मगर मुल्ला की कॉमिकता यही समाप्त नहीं हुई। उसने दरबार के वरिष्ठ कर अधिकारी को बुलाया और कहा, अब हमारी अगली कला क्या है? इसी कर की गणना का असली तरीका निकालना। कर अधिकारी ने गर्व से कहा कि नियम स्पष्ट है। कितने मन, कितने दाना, राशि कितनी, दस्तावेज और रजिस्टर सब कुछ लगता है। मुल्ला ने झट से कहा, ठीक है, तो क्या आप मुझे भी वो रजिस्टर दिखाएंगे? अधिकारी ने मनमानी हालत में एक मोटा रजिस्टर निकाला। मुल्ला ने उसे उठाकर जनता के सामने खोल दिया, पर रजिस्टर तो खरोंचे हुए हुए अंकों, उलझे हुए नामों और यहां वहां दागों से भरा था, जैसे किसी ने उसे देखभाल न की हो। तभी मुल्ला ने रजिस्टर के बीच एक पन्ना निकालकर लोगों के सामने रखा। लेकिन वो पन्ना कोई साधारण पन्ना नहीं था। उस पर थे एक बड़ा सा चित्र, एक सुंदर बगिया की तस्वीर जहां पेड़ परिंदे और नन्हे पत्ते थे। दरबार के लोग चौंक गए। मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, देखो, इस पन्ने पर बगिया है। क्या ये हमारे किसानों की मेहनत की तस्वीर नहीं है? पर यहां दाग और फलक के बीच कुछ पतले अक्षर लिखे हैं। यहां एक आदमी का नाम भी है और उसके ठीक नीचे एक और नाम लिखा है। यह सब कैसे हुआ? कर अधिकारी घबरा गया। मुल्ला ने जोर से कहा, यह रजिस्टर नहीं, ये एक खेल है। ये देखो। उसने रजिस्टर की और पन्नों को पलटना शुरू किया और जहां जहां कुछ गड़बड़ी मिली वो वहां ठहाका लगा देता जैसे किसी ने मजाक कर दिया हो। धीरे धीरे दरबार में हंसी होने लगी, क्योंकि मुल्ला ने नहीं बल्कि सच्चाई ने धीरे धीरे मुख खोला था। उसने स्पष्ट किया कि कर की गणना केवल संख्याओं की नहीं होती, बल्कि लोगों की मेहनत, उनकी जमीन की वैल्यू और मिट्टी की हालत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर उसने सुझाव दिया कि गांव के प्रतिनिधि को लाया जाए और हिसाब बराबर से किया जाए। राजा ने आदेश दिया। जब गांव के बुद्धिमान वृद्ध आयो और अपने सूखे झुर्रीदार हाथों से जमीन की मिट्टी को चूमा, तभी मुल्ला ने दरबार के अंदर एक छोटी सी तमाशा रची। उसने कहा कि हर आदमी को जो कुछ बताया गया हो वही बताना चाहिए, परंतु वो बताएगा कि असल मिट्टी कैसी है। कुछ दरबारी मजे ले रहे थे, कुछ गंभीर थे, पर मुल्ला का अंदाज किसी पकड़ धाम के बिना सहजता से बात कर रहा था। अंत में अकबर ने आदेश दिया कि कर गणना की पुनः समीक्षा की जाए और जो भी अधिक लिया गया हो उसे वापस गांव वालों को दिया जाए। दरबार में कुछ लोग सहमत हुए, कुछ लोगों ने इससे मुंह बनाया। मगर ठीक उसी समय मुल्ला ने एक और योजना बताई। उसने कहा कि ये सब करने के बाद भी यदि प्रशासन में सुधार की जरूरत है तो हमें एक स्थायी आयोग बनाना चाहिए जो गांव के हालात को समय समय पर जांचता रहे। अकबर ने इस सुझाव को मान लिया, पर असली तर्ज यहां था। मुल्ला ने यह सब संगठित करके दिखाया कि किस तरह सूक्ष्म और सटीक ऑब्जर्वेशन, निगाह के बिना बड़ी से बड़ी व्यवस्था भी फिसल सकती है। लोग उनके शब्दों पर हंसते हुए भी गंभीर होते गए। दरबार में जो कुछ हुआ वो केवल किसान की फसल का विवाद नहीं था,
वो प्रणाली के उन छिपे हुए दोषों का खुलासा था जिन्हें आम तौर पर न देख पाने की जरूरत बनाई जाती थी। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मुल्ला ने दरबार के सबसे बड़े वकील, जो बहुतेरे कानून और किताबों का भारी ज्ञान रखता था, को एक सवाल पूछा। उसने कहा, अगर हम कानून को किताबों से उतारकर जमीन पर लाएं तो क्या वो सही अर्थ में कानून ही रहेगा? वकील ने तर्क दिया कि कानून वही होता है जो लिखित हो। पर मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी वो जो लिखा नहीं पर सही है, उसका मन कभी कभी बड़े बड़े अक्षरों से भी भारी हो जाता है। दरबार में यही बात फिर से एक लहर की तरह फैली। लोग हंसे और फिर सोचने लगे। मुल्ला की चालें केवल न्याय के बारे में नहीं थी, उसकी हंसी की आग में एक चेतावनी छिपी होती थी। सत्ता में बैठे लोग भूल जाते हैं कि उनके कदम किस पर पड़ते हैं, और जब ये भूल जाती है तो मुल्ला जैसी किसी असाधारण सी आवाज को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देती है। पर वही आवाज अक्सर सबसे ज्यादा तीक्ष्ण होती है। मनुष्यों के बीच सच्चाई का अंदाज कभी कभी व्यंग्य ही होता है। दरबार के समापन पर जब अधिकारी और मंत्री हटने लगे, तभी मुल्ला ने उठकर राजा से कहा, महाराज, आज इतना हवा फूंकना हुआ, पर एक बात बताइए, क्या आप मुझे आज शाम आपके महल के बाग में बैठाकर चाय पिलाएंगे? ये पूछताछ सरल थी, पर उसके शब्दों में वो आत्मीयता थी जो बड़पन में भी सहजता का भाव लाती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुम हमेशा ही अपनी सहजता से माहौल बदल देते हो। आज शाम आओ। जब मुल्ला दरबार से निकला तो लोग उसे घूर कर देखते रहे। कुछ लोग उसके वकीलों की बातों पर चर्चा कर रहे थे, कुछ चालाक अधिकारी ये सोच रहे थे कि किस तरह से रजिस्टर में सुधार किया जाएगा। मुल्ला ने गाव की और आंख उठाकर कहा, भाइयों, जो हमने आज किया वो तुम्हारे लिए एक खेल नहीं था, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल था। किसान की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों समाये हुए थे, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि उसका दर्द किसी ने सुना और समझा। कई दिनों बाद जब अकबर ने मुल्ला से मिलने का समय निकाला और अपने बाग की छाव में उसे बैठाया, तो दोनों के बीच एक साफ बातचीत हुई। अकबर ने कहा कि मुल्ला ने दरबार में जो तरीका अपनाया, उसने लोगों के मन की समझ को जागृत किया। मुल्ला ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वह तो बस एक बूंद भरने वाला था। सिस्टम की वो कमी और उस बूंद का असर ही असल विषय है। अकबर ने महसूस किया कि शासन में सुधार छोटे छोटे चेहरों और छोटी छोटी बातों में छुपा होता है, और यदि प्रत्येक छोटी छोटी चीज पर ध्यान दिया जाए तो बड़ा बदलाव आ सकता है। कहानी का मजा यही था कि मुल्ला नसीरुद्दीन की चाल ने दरबार में हंसी के साथ साथ सच्चाई की ऐसी चिंगारी जलाई जो सबको सोचने पर मजबूर कर दे। कुछ हफ्तों के भीतर ही कर रजिस्टरों का पुनरावलोकन हुआ। कुछ कर अधिकारी जिनके नाम पहले विवाद में आए थे, उन्हें सख्त निर्देश दिए गए और गांवों में कर की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई गई। लोगों ने महसूस किया कि हंसी भी एक दर्पण है जिसमें समाज के दाग साफ दिखते हैं। किसी ने सोचा कि मुल्ला की चाल सिर्फ मजाक थी, तो किसी ने उसे एक नीति निर्देशक भी माना। पर मुल्ला ने जानबूझकर कभी खुद को महान नहीं बताया। उसके लिए वो मुस्कान बस एक तरीका था, ताकि लोगों के कान खुलें और वे अपनी बातें ईमानदारी से सुन सकें। हवा में उसके शब्दों का असर धीरे धीरे फैलता रहा, जैसे किसी सूक्ष्म सी लहर जो पानी की सतह पर पड़कर बड़ी सी लहर बना दे। कई सालों बाद गांव में जब बच्चे खेलते और मुल्ला की कहानियां सुनते, तो बुजुर्ग बताते कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने कैसे एक दिन दरबार की गंभीरता को तोड़कर ऐसे सच बाहर निकाला कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उनके बच्चों को ये कहानी सुनाकर बड़े भी मुस्कुराते और कहानियां कहते कि सच्चाई का सामना हमेशा सादगी से करना चाहिए। कहानी का अंत इस तरह हुआ। मुल्ला की एक चाल, एक छोटी सी हंसी और एक बड़ा सा संदेश कि न्याय केवल कागजों पर होना पर्याप्त नहीं है, उसे जमीन की खुशबू, किसान के पसीने और गांव की आहों में भी पता होना चाहिए। दरबार में जो हंसी की आग जली थी, वो सिर्फ एक पल की ताजगी नहीं थी, वो उस आग का रूप थी जो समाज के भीतर इंसाफ की लौ को जलाने में सक्षम थी।
और इस तरह शब्दों के तुरत फुरत, मुस्कानों और सरल चालों के जरिए मुल्ला नसीरुद्दीन ने न केवल दरबार बल्कि पूरे राज्य के लोगों को ये सिखाया कि बदलाव आ सकता है। बस जरूरत है तो साहस की और कुछ गरम गरम हंसी की, जो रिश्तों को तोड़ने के बजाय जोड़ दे। मुल्ला ने दरबार में किया ऐसा सवाल कि सब हंस पड़े। दरबार की सुबह हमेशा किसी सधे हुए नाटक जैसी होती थी, सहज पर स्तरबद्ध। आज भी वही परंपरा थी। सिंहासन पर राजा विराजमान थे, उनके चारों तरफ मंत्री, दरबारी, वकील और कुछ विशिष्ट